हेलो दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवांकित स्टडी में। साथियों, ये वो दास्तां है जिसकी बात लिखनी किसी शाही में नहीं थी। ये दास्तां उनके हौसले और उनके लव से लिखी गई है, जो आज भी इतिहास के पन्नों पर गवाह है। Do you think people are going to sit aside and watch their women raped in front of them? Nothing but exaggerated lies. Pakistan launched a full-scale war against us. Situation created by the Indian aggression is leading the two countries to a point of no return. अप्रैल 1971, नई दिल्ली, प्रधानमंत्री आवास। ईस्ट पाकिस्तान में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब हम और चुप नहीं रह सकते। हमें फौरन कुछ करना होगा। मतलब? पाकिस्तान को रोकने के लिए हमें उस पर तुरंत हमला करना होगा। पर इंदिरा जी, ये कैसे होगा? मतलब क्या ये सही होगा? मेरा मतलब है, क्या ये सही समय है हमले के लिए? और क्या हमारी सेना तैयार है इसके लिए? इस बात का जवाब तो जनरल मानेकशॉ दे सकते हैं। उन्हें तुरंत मैसेज भिजवाइए, अर्जेंट मिलना है। अप्रैल 1971, इस्लामाबाद। खबर मिली है कि नई दिल्ली हम पर हमले की तैयारी कर रहा है। जनरल, इस वक्त तो ऐसी बेवकूफी करेगा? उधर हलचल तेज है जनरल। अब ऐसे में हम अपनी आंखें भी बंद नहीं कर सकते। हमारी पूरी पाकिस्तानी फौज तो ईस्ट पाकिस्तान में उलझी हुई है। वहां के हालात को लेकर हम पर हर तरफ से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। जनरल, फिर आप ही बताइए क्या करना चाहिए? जनाब, अब हमें जो भी फैसला करना है बहुत जल्द करना होगा। जनरल टिक्का खान जी, आप ईस्ट पाकिस्तान के हालात को जल्द काबू में करने की कोशिश कीजिए। जी जनाब। बाकी नई दिल्ली के बारे में हम सोचते हैं, इंशाअल्लाह। अप्रैल 1971, नई दिल्ली, प्रधानमंत्री आवास। पूर्वी पाकिस्तान से लाखों रिफ्यूजी हमारे देश में आ रहे हैं जनरल। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। हमें तुरंत पाकिस्तान पे हमला करना होगा। बट मैम साहब, मैं और मेरी फौज इसके लिए अभी तैयार नहीं है। आप क्या कह रहे हैं जनरल? मैं समझी नहीं। क्या हमारी सेना पाकिस्तान से कमजोर है? नो मैम साहब, हमारा एक एक जवान उनके 100 के बराबर है। लेकिन अभी नहीं, वरना बाजी पलट सकती है। अभी नहीं तो फिर कब? बस मॉनसून को गुजर जाने दीजिए, फिर देखिएगा क्या होता है। लेकिन मॉनसून क्यों भारत की तरफ आग उठाने से पहले आज भी उनके सामने वो पन्ने पलटते होंगे जो उनके दिल में आज भी चुभते होंगे। बहादुरी का, एक विकासशील देश की ऐसी कूटनीति का जिसने महाशक्ति अमेरिका को उसी के खेल में उलझा दिया। एक ऐसी फौज का जो असले से भले कमजोर रही हो पर हौसले से फौलाद थी। यह किस्सा है हिंदुस्तान की फतह का और पाकिस्तान की शिकस्त में आत्मसमर्पण के अभूतपूर्व पैमाने का। यह उस दौर की बात है जब पाकिस्तान पूर्वी और पश्चिमी दायरे में फैला हुआ था। उनके इशारे पर पाकिस्तानी सेना ने अत्याचार की हदें पार करनी शुरू कर दी। मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया
और जब अवाम ने विरोध किया तो दमन दरिंदगी के दायरे के बाहर हो चुका था। The Pak Army on the night of 25th, 26th. पाकिस्तानी सेना ने 25 और 26 की रात में ऑपरेशन सर्च लाइट में ढाका यूनिवर्सिटी पर हमला बोला और हजारों, मैं कह सकता हूं कि लाखों लोगों को मार दिया। शरणार्थी भारत आने लगे। तब श्रीमती गांधी ने फैसला लिया कि हमें बांग्लादेश के लोगों की मदद करनी चाहिए और इस तरह हम इस जंग में शामिल हुए। The refugees are still coming over and you have this enormous problem in India. How much longer can you sustain this? We can't sustain it now longer. It's now for some months it really has been something that's, water going higher and higher. What are you going to do about it? But something will have to be done. Well, one thing I must say that I'm absolutely determined that all the refugees of all religions must go back. We are not going to absorb them in our population. The border is not a defined line. It's a mess of trees and bushes and riverine waterfare. And these people who you saw were not refugees from East Pakistan. I can arrange a lot of influx of refugees into Pakistan. If you'd like to come with me to East Pakistan, I'll show you how they're coming from India. But they're not coming in, nor are my refugees going back to India. पूर्वी सरहद से पाकिस्तानियों का पलायन बड़ी तादाद में हो रहा था। 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों की तादाद में रिफ्यूजी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम का रुख करने लगे। भारत के लिए इतनी तादाद में रिफ्यूजियों को शरण देना मुश्किल हो रहा था। ऊपर से पाकिस्तानी सेना की तरफ से पश्चिमी सरहद पर बगैर उकसावे की बमबारी। What about you? Is there a situation in which you might attack Pakistan? Well, I hope not. India has always tried to be on the side of peace and negotiations and so on. But of course we can't endanger our security in any way. Do you frankly expect to see war with Pakistan soon? It does look to many people as if it's inevitable. I don't think one can really give an answer to a question of this kind. Because as I said, we are trying everything possible to prevent it. इंदिरा गांधी समझ चुकी थी कि युद्ध टल पाना अब संभव नहीं। Mrs. Gandhi, in an awful temper. श्रीमती गांधी ने गुस्से में मुझे पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का संदेश पढ़कर सुनाया कि हजारों शरणार्थी भारत आ चुके हैं। मुझसे कहा कि तुम क्या कर रहे हो इस बारे में। Chief Minister of Tripura, and she looked at me and said, "What are you doing about it?" तो क्या सोचा आपने सैम? मुझे लगता है अब हमें वक्त और बर्बाद नहीं करना चाहिए और पाकिस्तान पे हमला बोल देना चाहिए। ये जल्दबाजी होगी। मैं अभी जंग के लिए तैयार नहीं हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं रही हूँ। हम कब तक ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? मैं आपसे बस इतनी सी इल्तिजा कर रहा हूँ कि अभी हालात हमारे माफिक नहीं हैं। हमें दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमें जंग के लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग देनी होगी और बगैर पूरी तैयारी के हम पाकिस्तान के खिलाफ जंग में उतरना नहीं चाहेंगे। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं हमारी सेना पाकिस्तान से कमजोर है? मेम साहब, आप क्या कह रही हैं? हम पाकिस्तान को धूल चटा सकते हैं। हमारा एक एक जवान उनके 100 पर भारी है। हम जंग जीतेंगे और जल्दी ही जीतेंगे। तो फिर आप ये युद्ध टालने की बात क्यों कर रहे हैं? आप जानते नहीं हम पे कितना दबाव पड़ रहा है। उधर पाकिस्तानी सेना के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं और हजारों की संख्या में शरणार्थी भारत आ रहे हैं।
ऐसे में हम कैसे चुप रह सकते हैं? कुछ तो करना पड़ेगा। मेम साहब, हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहे हैं कि अभी हालात हमारी फौज के मुताबिक नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक पर्वतीय डिवीजन है और जिसके पास पुल बनाने की क्षमता नहीं है। रास्ते में 5-5 मील चौड़ी नदियां हैं और हमारी फौज के पास पूरा साजो सामान भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने फील्ड मार्शल मैनेक्शा को बुलाया कि ये करो, तो उन्होंने बोला कि देखो ये लड़ाई इतनी दिन की बात नहीं है, हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि हमने तो इस इलाके में कभी वार का सोचा ही नहीं। हमारी फ़ौज वेस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट है या चाइना के अगेंस्ट है। इस इलाके में ना हमारे पास एमिनिशन है, ना डेपो है, ना सड़कें हैं, ना कम्युनिकेशन है, कि फ़ौज के लिए तो पूरी तैयारी होनी चाहिए। तो ये हमारे ख्याल में बरसात के बाद होनी चाहिए। तो ये आम आदमी के मन में था कि फ़ौज ने तो एकदम दौड़ जाना है, आगे हो जाना है, ये बहाने मार रहे हैं। लेकिन फिर इनको समझ आ गई कि नहीं, लड़ाई के लिए इनको घेरना है। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? यदि एक बार हमला हो जाए तो ये बातें कितना मायना रखेंगी? मेम साहब, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। अभी मॉनसून शुरू होने वाला है। अगर हम अप्रैल में ही पूर्वी पाकिस्तान में घुसेंगे तो फिर वहीं फंस कर रह जाएंगे। आपके कहने का मतलब है हमें मॉनसून के रुकने तक इंतजार करना होगा, यानी सितंबर तक? ये तो बहुत मुश्किल है। तब तक तो हालात बहुत गंभीर हो जाएंगे। सितंबर तक ही नहीं, कम से कम आधा नवंबर बीतने तक। क्या? नवंबर? और क्यों? वो इसलिए मेम साहब कि अगर हम अभी पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो हो सकता है कि चीन हम पर हमला कर दे, और पाकिस्तान से तो हम निपट लेंगे, लेकिन ऐसे नाजुक मौके पर चीन से निपटना जरा मुश्किल हो जाएगा। पर ये तो आप दूसरी बात कर रहे हैं। चीन तो नवंबर में भी हमला कर सकता है। यही बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेम साहब। आधा नवंबर बीतने तक हमारी और चीन की सीमाओं पर पूरी तरह से बर्फ जम चुकी होगी, दर्रा दर्रा बर्फ से अटा पड़ा होगा, और ऐसी हालत में चीन हम पर हमला करने की जरूरत नहीं करेगा, और तब हम पाकिस्तान को मटिया मेट कर देंगे। एक बात और मेम साहब, नवंबर आने तक हमारे सैनिकों को युद्ध के अभ्यास का मौका मिल जाएगा, और तब हम पाकिस्तान को उसकी गुस्ताखी का वो सबक सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर भूल नहीं सकेगा। पर जनरल सैम, हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए? फिलहाल तो हमें सतर्क रहकर कूटनीति से काम लेना होगा। हमें पूर्वी पाकिस्तान में घुसना है, वहां के लोगों को दमन से मुक्त कराना है, वहां के लोगों का हमें विश्वास जीतना चाहिए, भरोसा जीतना चाहिए। वहां के लोगों को लगना चाहिए कि हम उनके दोस्त बनकर आए हैं और उनकी मदद करना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर, बिफोर यू ओपन योर माउथ, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, इससे पहले कि आप कुछ बोलें, क्या मैं इस्तीफा दूं? उन्होंने कहा, सैम बैठ जाओ, क्या तुमने जो कहा सच है? मैंने कहा, हाँ, सब सच है। मेरा काम जंग लड़ना है और जीतना है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि ठीक है सैम, जब तैयार हो जाओ जंग के लिए तो मुझे बता देना। पूर्वी पाकिस्तान में तैनात जनरल टिक्का खान का अत्याचार ऐसी हदें पार कर रहा था कि उसे बंगाल का कसाई कहा जा रहा था। इस कार्रवाई में तकरीबन 3 लाख लोगों को मौत के घाट उतारा गया, और तड़पती आवाम अब मुक्ति के लिए हिंदुस्तान का मुंह ताक रही थी। कभी भी पूर्वी पाकिस्तान की ओर कूच कर जाएंगी। पाकिस्तान के साथ उस टाइम अमेरिका था और भारत को भी एक देश की जरूरत थी। माना जाता है कि इंदिरा गांधी पूरे वर्ल्ड में घूमी और रूस के साथ हुआ समझौता ध्रुव का इक्का पूर्वी पाकिस्तान की ओर कूच कर जाएंगी, और इसलिए उन्होंने पश्चिमी सरहद पर हमला बोल दिया।
Pakistan launched a full-scale war against us. The Pakistan Air Force suddenly struck at our airfields in Amritsar, Pathankot, Srinagar, Avantipur, Uttarlai, Jodhpur, Ambala and Agra. Situation created by the Indian aggression is leading the two countries to a point of no return. पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा पर एक साथ भारत के 11 अग्रीम एयरफील्ड और रडार स्टेशनों पर आक्रमण कर दिया। भारत ने उसी रात से पश्चिमी सीमा पर हवाई गश्त शुरू की और पूर्वी सीमा पर पाकिस्तान की 2 एयरफील्ड्स पर बमबारी कर दी। सर जी, दुश्मन के टैंक आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तानी ट्रक और टैंक लगातार हमारे नजदीक आ रहे हैं। सर आदेश दीजिए। भारत का पूरा ध्यान पूर्वी सीमा पर था। भारत ने पश्चिमी पर सैनिक तो तैनात किए थे, लेकिन पूरी ताकत नहीं जोगी थी। पाकिस्तानी सेना का एक बहुत बड़ा दस्ता बॉर्डर की तरफ कूच कर गया है। वहाँ तो 23 पंजाब की एक कंपनी तैनात है और मुश्किल से 100-125 सैनिक होंगे। सही फरमाया आपने। पर एक खबर के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के 2000 सैनिक लोंगेवाल पहुँचने वाले हैं। ओह नो। और लगभग 90 टैंक और ट्रक हैं उनके पास। फिर तो हमारे सैनिकों के लिए आत्महत्या करने के बराबर होगा। उन्हें सूचना दो और तुरंत वापस बुला लो। सही फरमाया आपने। एक तरफ तो दुश्मन की सेना के 2000 हथियारबंद सैनिक और दूसरी तरफ हमारी एक कंपनी। क्या हम उनका मुकाबला कर पाएंगे? By about midnight, the patrol leaders 4 दिसंबर 1971 की शाम आधी रात को हमारी पेट्रोल पार्टी ने बताया कि वो बॉर्डर पर टैंकों की आवाज सुन सकते हैं। ये आवाज बढ़ती जा रही थी। आवाज सुनकर पेट्रोल पार्टी को लगा कि टैंक हमारी ही तरफ आ रहे हैं। कुछ देर बाद उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी कि दुश्मन भारतीय सीमा के अंदर आ चुका है। After he confirmed to me that after about few minutes that the enemy armor has crossed into. पूर्व में पाकिस्तान की सैनिक क्षमता कम नहीं थी, पर नेवी और एयरफोर्स में वो भारत की शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता था। हमारे एयरफोर्स ने डे टाइम में जब हुआ तो बहुत ही मैसिव स्ट्राइक किया, रिटेलिटरी स्ट्राइक किया। ऑन एन एवरेज 24 घंटे के पीरियड में वी हैड अबाउट 500 मिशन जो है हमारे यहाँ से जाया करते थे एवरी डे, एक्चुअली अप्रॉक्सीमेटली 500 मिशन। जनरल न्याजी ने किलेबंदी का रास्ता अपनाया। सभी कम्युनिकेशन सेंटर्स और ने कल्पना भी नहीं की थी कि ढाका तक कोई पहुंच सकता है। दोस्तों, चटगांव और खुलना पे अटैक के ऑर्डर्स आ चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल जेकब सर, आप कुछ की तैयारी कीजिए। मेरा मानना है कि हमें अपना सारा फोकस ढाका पे करना चाहिए। हमें उसी तरफ से आगे बढ़ना चाहिए। मगर लेफ्टिनेंट जनरल जेकब, चटगांव और खुलना पे हमले करने का आदेश मिल चुका है। क्या हमें ऑर्डर्स का उल्लंघन करना चाहिए, अवहेलना करनी चाहिए? जनरल, अगर हम वहां पर अपनी ताकत लगाते हैं तो वो बेजा ही जाएगी, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान की सेना ने पूरी किलेबंदी की हुई है। यानी कि पॉइंट ए पे। जी सर। और फिर आखिरकार हमारा फोकस ढाका ही तो है। जनरल, आपका प्लान क्या है? ऑफिसर, हम जहां जहां से भी अंदर दाखिल होते हैं वहां पर पाकिस्तान की पूरी घेराबंदी है। उनकी पुख्ता तैयारियां हैं।
और उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हम ढाका की तरफ भी कूच कर सकते हैं। भाई पॉइंट बिल्कुल ही सीधा है। हमें अगर ढाका पे पहुंचना है, यानी ढाका अगर हमारी मंजिल है, इफ पॉइंट ए इज अवर डेस्टिनेशन, तो हमें पॉइंट बी यानी बोगरा को अपने कब्जे में करना होगा। क्योंकि जैसे ही बोगरा हमारे कब्जे में आएगा, ढाका का रास्ता एकदम साफ। लेकिन जनरल ये इतना आसान नहीं होगा। आप जानते हैं कि इस समय ढाका के अंदर 30,000 से ज्यादा सैनिक मौजूद है पाकिस्तान के, और हमारे पास सिर्फ 3,000। यस, यू आर राइट ऑफिसर सर, लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं कि वहां पर पाकिस्तान के 30,000 से ज्यादा सैनिक हैं, लेकिन वहां की जनता पाकिस्तान के खिलाफ है। वो हमारी सहायता करेगी, और फिर एक बार अगर हम ढाका में घुस गए तो यकीनन ढाका पर हमारा कब्जा होगा। वेल सेड लेफ्टिनेंट जनरल जेकब। मे गॉड बी विद अस जेंटलमैन। थैंक यू सर। 100% करेक्ट। मगर ये बताइए कि ये सब होगा कैसे? आई मीन करना क्या है? सर, पहले हम 33 कोर के 20 डिवीजन और 71 माउंटेन ब्रिगेड को बोगरा और रंगपुर कर धावा बोलने को कहें। उसके बाद ही हिली गोएंडा लाइन को काट देंगे और रंगपुर और बोगरा पर कब्जा जमा लेंगे। डोंट वरी सर, ये हो जाएगा, क्योंकि हमें अपने सैनिकों की ताकत का अंदाजा है। वेरी गुड। मगर ये बताइए कि सेंट्रल सेक्टर का क्या करना है? वहां किसे भेजा जाए? इस सेंट्रल सेक्टर पर कब्जा बेहद जरूरी है। इसकी जिम्मेवारी हम 101 कम्युनिकेशन को सौंप देंगे। ये दस्ता जमालपुर, मेमन सिंह, टंगेल, रंगपुर और बोगरा पर कब्जा जमा लेते हैं तो हम सीधे यहां होंगे ढाका, अपनी मंजिल पर। हमें यह पता हो गया कि नियाजी टाउन्स डिफेंड करेगा, सो इसलिए हम लोग प्लान किया कि वी विल बाईपास द टाउन्स। कोई टाउन ने हमला करेगा, हम सीधे जाएगा ढाका। सो वी bypass the towns in our plans. So that was the key factor. We did not capture Chittagong nor Khulna, but went straight for Dhaka, bypassing all the towns. So that was our plan. बैटल ऑफ हिली या बोगरा की लड़ाई सन 71 के युद्ध की सबसे कठिन और निर्णायक लड़ाई थी। चांदनी रात की रोशनी में टैंकों का आगे बढ़ना काफी हद तक नजर आ रहा था। रात के तकरीबन 12:30 बजे थे जब पाकिस्तानियों ने उस अकेले आउटपोस्ट को घेरकर हमला शुरू कर दिया। बारूदी सुरंग बिछाने का वक्त भारत के पास नहीं था, इसलिए सैनिक तब तक इंतजार करते जब तक पाकिस्तानी टैंक 15 से 20 मीटर के फासले पर पहुंचते। दो 2000 पाकिस्तानी सैनिकों और टैंकों से घिरे भारत के 120 सैनिक पोस्ट छोड़ने को तैयार नहीं थे। पाकिस्तानी फौज की झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी और जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करते तो उनके टैंक रेत में धंसने लगते। इसी संघर्ष में सुबह हो चली थी। भारतीय वायुसेना के हंटर विमानों ने लोंगोवाल के पोस्ट की ओर उड़ान भर ली। पाकिस्तान की वायुसेना दूसरे मोर्चों पर व्यस्त थी और पाकिस्तानी टैंक रेत में फंस रहे थे। ऐसे में हवाई हमले से बच पाना उनके बस की बात नहीं थी।
इन टैंकों पर ऐसी बमबारी की गई कि 90 टैंक और ट्रक अपनी जगह पर ही ध्वस्त हो गए। पाकिस्तानी टैंक छोड़ छोड़कर भाग रहे थे। आगे की दास्तां हम बताएंगे आपको अगली वीडियो में। जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल शिवांकित स्टडी में।